हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार सर और स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग थर्मोडायनामिक चैप्टर में थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस होगा हमारा, वह पहला प्रोसेस होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस होगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है जरा ध्यान से समझो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद, वो डेरिवेशन फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है। अब हम आपको एज ए केमिस्ट्री ट्यूटर तो हम केमिस्ट्री के जैसा ही पढ़ाएंगे। फिजिक्स वाले सर हो सकता है कुछ अलग कंसेप्ट लगा के पढ़ाएं। दोनों का डिराइव करने का तरीका में भी अलग हो सकता है और में भी सेम भी हो सकता है, क्योंकि फार्मूला सेम डिराइव करना है। ठीक है, तो अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अब तुमको जो बेटर लगेगा उसको तुम फॉलो करना। तुम फिजिक्स में भी पढ़ लेना, केमिस्ट्री में भी पढ़ लो, और जो तुमको अच्छा लगेगा तुम उस मेथड को फॉलो करना। क्लियर है ना? तो हमारा जो मेथड होगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जरा आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, इस प्रोसेस को समझे। देखो, आइसोथर्मल नाम से ही क्लियर है ना कि आइसो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। और थर्मल, थर्मल का मतलब क्या हो गया? हीट। हाँ, या टेम्परेचर भी मान लेते चलो। क्लियर है? सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मतलब सर, मतलब ये कि सिस्टम से सराउंडिंग जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल जो डेल्टा टी है वो डेल्टा टी होगा जीरो। ठीक है, मतलब चेंज इन हीट जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। दैट मीन्स कि जो डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर कंसीडर करके चलो कि डेल्टा टी जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? अब डेल्टा टी जीरो होगा तो एक बात समझना कि सबसे पहले तो जरा हम इस प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन कर दें, उसके बाद ही हम कुछ बताएंगे। तो डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा टी जीरो डेट मीन्स कि चेंज इन हीट हमारा जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर हमारा जीरो है। और जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगा घटेगा नहीं। हीट एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट का जब हीट एनर्जी सिस्टम रहेगा, सिस्टम का जब हीट एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है, तो उस केस में जो डेल्टा यू है वो डेल्टा यू भी क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? दैट मीन्स कि अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग जानते हैं ना कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्लियर है? अब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में, हमारे पास दो प्रोसेस है जिसमें डेल्टा यू हम लोग जीरो ले लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो लेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो लेंगे। क्लियर है? वो क्या होता है वो आगे पता चलेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे। पहले आज आइसोथर्मल को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर ले। तो डेल्टा यू जब तुम्हारा जीरो होगा तो इस कंडीशन में Q इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ एक बात तो प्रूफ कर रहा, W का वैल्यू निगेटिव हो गया। तो W का वैल्यू निगेटिव हो गया मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा। सर, वर्क डन बाय द सिस्टम का यहां पर क्या मतलब है? यहां पर ये मतलब है ना कि कंडीशन कुछ ऐसा क्रिएट करना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस को जरा एक लाइन में डेफिनेशन वाइज पहले समझो। आइसोथर्मल प्रोसेस हम थर्मोडायनामिक के उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम इसके चेंज को अलाउ करेंगे। ठीक है, वी कैन चेंज प्रेशर एंड वॉल्यूम, बट हम टेम्परेचर के चेंज को अलाउ नहीं करेंगे। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? अगर हम उस सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड भी करते हैं
तो वो सिस्टम का वाल हमारा ऐसा होना चाहिए कि वेल इंसुलेटेड वाल का हमारा सिस्टम होना चाहिए। मान लो कोई कंटेनर ही ले लेते हैं, तो ऐसा एक वेल इंसुलेटेड वाल कंटेनर का होना चाहिए जिसके थ्रू अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज भी हुआ तो जितना इंक्रीज हुआ उतना सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो गया और ओवरऑल डेल्टा टी हो गया 0। क्लियर है? मतलब हम प्रेशर और वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं बट टेम्परेचर को नहीं कर सकते हैं। डेल्टा टी 0 होगा। ठीक है? और अगर टेम्परेचर बाय द वे हीट किसी मेथड से अगर हीट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो सिस्टम जो है वो जितना हीट उसका इंक्रीज होगा उतना वो सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज कर लेगा। मतलब ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा। क्लियर है? अब देखो एक बात समझो, मतलब सबसे पहला बात कि यहाँ जो वर्क डन होगा वो टेम्परेचर के कारण नहीं होगा। तो सर वर्क डन किसके कारण होगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम के कारण होगा। ठीक है? इसको पीवी वर्क डन भी बोला जाता है। ठीक है? एक आपको फॉर्मूला भी मिलता है W = -P डेल्टा V, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। कहाँ पर? हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में। मोलर हीट कैपेसिटी में जब हम NCV डेल्टा T और NCP डेल्टा T बता रहे थे तो उस समय हम तुमको बताए थे कि W = हम लोग -P डेल्टा V लेकर चलते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है? तो आखिर हम लोग -P डेल्टा V लेकर क्यों चलते हैं? तो वो चीज़ यहाँ क्लियर हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में भी वही होता है। देखो ध्यान से। तो अब क्या होगा कि K = -W हो गया हमारा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। अब सपोज दैट कि हम एक कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेते हैं और यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग को डिस्कस करना है, वो एक्चुअल में आपको जो टॉपिक मिलेगा वो इस नाम से मिलेगा कि वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है? अक्सर लिखा हुआ तुमको मिलेगा वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो सर वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? ठीक है? या वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, थोड़ा और उसको अच्छे से बना देता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो अब ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन ये सब क्या होता है जरा उसको भी समझो। ठीक है? तो हम टॉपिक दे देते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है? अब ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होगा जरा ये समझो। सबसे पहले तो व्हाट इज एक्सपेंशन? तो एक बात समझना, हमारे पास अगर हम गैसियस केस लेते हैं, मान लो हम आइडियल गैस ले लें। ठीक है? तो अगर हम गैसियस केस लेते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह का केस होगा, दो तरह का फिनोमेना होगा। कौन कौन सा? एक होगा एक्सपेंशन और एक होगा कंप्रेशन। ठीक है? गैसेस को या तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, या फिर हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है? अब दिमाग में ये बात रखना कि अगर कंप्रेशन होता है, ठीक है, मान लो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम सब कांस्टेंट है, लेकिन हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो प्रेशर को बढ़ाएंगे, कंप्रेस करेंगे अगर गैस को, तो अगर गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन के ड्यूरिंग हीट रिलीज होता है, मतलब हीटिंग होगा, हीट बढ़ेगा। जब कंप्रेशन करेंगे तो हीटिंग होगा। ठीक है? और जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन के ड्यूरिंग कूलिंग होता है। मतलब मान लो किसी गैस को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम किसी गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने पर उसका टेम्परेचर, उसका हीट बढ़ेगा, हीट एनर्जी उसका इंक्रीज करेगा। और अगर उसका एक्सपेंशन हो रहा है, अगर वो फैल रहा है, तो उसका हीट एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये दो बात दिमाग में रखना कि कंप्रेशन हीटिंग काउज करता है और एक्सपेंशन कूलिंग काउज करता है। ठीक है? अब जैसे मान लो कि हमारे पास सपोज डैट कि एक आइडियल गैस है, सपोज डैट हम एक कंटेनर ले लेते हैं। अभी लिखना मत, थोड़ा लैंग्वेज जिसका हमको लिखवाना पड़ेगा। ठीक है? तो सपोज डैट लेट अस टेक n mole of an ideal gas contained in a container having well insulated wall and
अ मूवेबल पिस्टन। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के पास वेल इंसुलेटेड वॉल है, ठीक है, और उसके पास एक मूवेबल पिस्टन है, और उसमें हम आइडियल गैस ले लिए, और हम कितना आइडियल गैस लिए हैं, हम n मोल आइडियल गैस लिए हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक कंटेनर है, ताकि एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा जा सकता है, हमको फ्रेश पूरा लिख के समझाना चाहिए था, ऐसे थोड़ा ये मतलब गिजमिज हो जाएगा ना, तो रिकॉर्डिंग में क्लियर शायद विजिबिलिटी नहीं हो पाएगा। वैसे अभी तक तो क्लियर है। एक काम करो, इसको नोट करो, हम इसको मिटा के इस चीज़ को, इसको हम यहाँ डिराइव करेंगे। ठीक है, हेडिंग जो जरा आइसोथर्मल प्रोसेस डेफिनेशन लिखवा दें। लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस का डेफिनेशन लिख लो। ये मत लिखना, इसको हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको हम फ्रेश शुरू करेंगे यहां पर। लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस इज a thermodynamical process. Isothermal process is a thermodynamical process in which pressure and volume are allowed to change. Pressure and volume are allowed to change but temperature remains constant. But temperature remains constant. प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज होना अलाउ है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है? आइसोथर्मल मतलब आइसो दैट मीन्स सेम, थर्मल दैट मीन्स हीट, दैट मीन्स टेम्परेचर, तो डेल्टा टी जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, और डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू भी जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल हीट एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के एक्सप्रेशन से हमको मिलेगा Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब ये जो W है ना, जो वर्क डन है ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर के कारण नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वर्क डन ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम वो अभी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको लिखो और हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो हमारा टॉपिक होगा आइसोथर्मल, तो क्लियर हो गया क्या होता है। तो अब जो टॉपिक होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब देखो जरा ये क्या होता है, बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए, इसको समझ लेना। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और इसमें हम आपको अभी दो बात बताए थे कुछ देर पहले कि एक्सपेंशन में क्या होगा, तो एक्सपेंशन में कूलिंग होगा गैसेस का, और अगर गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन में क्या होगा, हीटिंग होगा। ठीक है, अब जरा एक्सप्रेशन को अच्छे से समझना, एक बार समझ जाओगे तो खूब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, और नहीं समझोगे तो ये ऐसा एक्सप्रेशन है कि रटने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा, और रटने में भी समस्या है।
ठीक है, थोड़ा अटपटा टाइप का है, देख के थोड़ा अटपटा टाइप से लगता है, ठीक है। तो अभी क्लियर हो जाएगा, देख लो। तो हम क्या बोलें, हम बोलें कि सपोज डैट हमारे पास कुछ कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर n mole of an ideal गैस। हम n मोल ऑफ आइडियल गैस ले लिए, ठीक है। बाद में हम लोग चाहें तो n को 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे, n लेके ही कर देंगे पूरा प्रूफ। n मोल ऑफ आइडियल गैस, और कहाँ पर ले लें, तो एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेन्ड इन कंटेनर ऑफ, ऐसा कंटेनर लेना है हमको कि उसका जो वॉल है वो अच्छे से इंसुलेटेड हो, वेल इंसुलेटेड वॉल्स एंड हैविंग, और साथ में उसके पास एक हमको क्या चाहिए, एक मूवेबल पिस्टन चाहिए। क्लियर है? तो सपोज दैट कि हमारे पास n मोल गैस है और एक कंटेनर में है, जिस कंटेनर का वॉल जो है वो अच्छे से इंसुलेटेड है और उसके पास एक मूवेबल पिस्टन है। अब जरा इसको हम लोग बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम देख लें। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में हम n मोल ऑफ गैस डाल दिए और n मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिए हैं। आइडियल गैस लेने के पीछे का कारण है, उसको लेने के पीछे का ये कारण है ना कि आइडियल गैस जब ले लेते हैं ना तो हम लोग एक एक्सप्रेशन यूज करने के लिए फ्री हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन? हाँ, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, उसको हम जरूरत पड़ने पे आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज डैट कि यहाँ पर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन है सपोज डैट, थोड़ा पिस्टन हम वैसे तो 3D अच्छे से दिखा नहीं सकते बट फिर भी इस तरीके से लेते हैं थोड़ा, ताकि तुमको थोड़ा फील करा सकें। पिस्टन का एरिया है A है, सपोज डैट की एरिया A है पिस्टन का। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? तो कंडीशन ये होना चाहिए सर कि टेम्परेचर कांस्टेंट। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट? तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट क्योंकि प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। ठीक है, अब बात ऐसा है, जरा ध्यान से देखना। बात ऐसा है कि हम करने वाले क्या हैं, तो हम इस पिस्टन को, क्योंकि पिस्टन लिए हैं तो कुछ तो खुरापाती करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो अब हम इस पिस्टन के ऊपर एक हल्का सा प्रेशर लगाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एक बात बता चुके हैं कि अगर कंप्रेस करेंगे तो हीट बढ़ेगा और हमको टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट, हीट को हमको कांस्टेंट रखना है। हीट एनर्जी हमारा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए, हीट एनर्जी कांस्टेंट रखना है। लेकिन फिर भी हम कंप्रेशन करने के लिए तैयार हैं। क्लियर है? इधर ध्यान दो बाबू, बाद में उधर देख लेना, पर इधर देख लो। तो हम इसको कंप्रेस करने के लिए तैयार हैं। तो जब हम कंप्रेस करेंगे इस गैस को तो क्या होगा? हीट बढ़ेगा। ठीक है, तो कंप्रेस करेंगे तो हीट बढ़ेगा। चलो पहले जरा कंप्रेस कर ही देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का कंडीशन क्या होगा। स्लोली कंप्रेस करते हैं। सपोज डैट कि हम इसको कंप्रेस करके थोड़ा नीचे ले आते हैं, हम इसको कंप्रेस करके और ऐसे इस जगह पे ले आते हैं। ठीक है, हम कंप्रेस करके उसको इस जगह पर ले आए, नीचे ले आए। तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो कंप्रेस करने के बाद सर गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, आयुष ध्यान दे बाबू, इधर बात मत कर। ठीक, तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा? इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज करने के साथ साथ सर कंप्रेशन हो रहा, हीटिंग बढ़ेगा, हीटिंग होगा। और हमको करना क्या है? तो हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो अब सर हीट एनर्जी बढ़ रहा और आप ये भी बोल रहे हैं कि हीट एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे क्या कि हम इसको यहाँ पर प्रेस करके छोड़ देंगे। ठीक है, हल्का सा प्रेशर लगा के छोड़ देंगे। तो अब जब इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हुआ, गैस का प्रेशर बढ़ा, हीटिंग बढ़ा, अब ये जो कंटेनर है, अब ये जो गैस है, ये गैस चाहेगा कि हम अपने टेम्परेचर को फिर से कम करें। मतलब जो हमारा हीट बढ़ा
उस हीट को हम कम करें। तो हीट को कम करने के लिए क्या करना होगा? तो सर हीट बढ़ा ड्यू टू कंप्रेशन, तो हीट कम होगा ड्यू टू एक्सपेंशन। ठीक है, तो जब हम इस मूवेबल पिस्टन को इस यहां पर प्रेशर एग्जर्ट करके छोड़ देंगे, तो अब ये जो गैस होगा, अब ये गैस इस पिस्टन के ऊपर नीचे से एक प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो गैस होगा वो इस पिस्टन के ऊपर नीचे से प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे स्लोली 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 वापस उस पिस्टन को वहीं भेज देगा जहां से उस पिस्टन को हम नीचे लाए थे। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टॉपर लगा हुआ, कुछ स्टॉप करने के लिए, पिस्टन को रोकने के लिए, जहां से हम नीचे लाए थे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो गैस होगा वो जो गैस प्रेशर लगा के और वापस इस पिस्टन को यहीं पर भेज देगा। ठीक है, मतलब वापस इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज दैट कि हम इसको कंसीडर कर लेते हैं dx, चलेगा। तो ये पिस्टन जो था वो एरिया ए था पिस्टन का। अब ये एरिया ए का पिस्टन, इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर एग्जर्ट करके छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया तो एक्सपेंशन जब गैस का हो रहा है तो वर्क डन किधर से हो रहा? सिस्टम के द्वारा हो रहा। वर्क कौन कर रहा? सिस्टम कर रहा, क्योंकि ये जो गैस है, ये गैस खुद इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा और गैस खुद इसके ऊपर प्रेशर लगा के, और गैस का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा। तो धीरे 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 वो जो वॉल्यूम है वो फिर से इंक्रीज कर गया और फिर से जो dx डिस्टेंस था ये कवर हो गया, फिर वापस ये यहाँ चला गया। समझ गए बात को? मतलब सपोज दैट कि v1 v2 कंसीडर कर ले या v1 v2 कंसीडर कर ले, वॉल्यूम में भी डिफरेंस आ गया, मतलब वॉल्यूम भी यहाँ डेल्टा v हो गया हमारा। ठीक है, प्रेशर वापस जितना लगा था उतना प्रेशर रिवर्सिबल डायरेक्शन में लग गया। ठीक है, इसलिए डेल्टा p यूज नहीं करते हम लोग, p ही यूज करते हैं। ले देकर प्रेशर जो है ना वो भी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जितना प्रेशर लगा था उतना प्रेशर ये गैस लगा के वापस उस पिस्टन को वहीं पर भेज दिया। तो जितना कंप्रेशन हुआ था, जितना कंप्रेशन हुआ था उतना वापस क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। तो कंप्रेशन से हीट बढ़ा, एक्सपेंशन से हीट कम हुआ, तो ओवरऑल जो चेंज इन हीट है वो क्या रह गया? जीरो रह गया। मतलब प्रोसेस हमारा क्या रह गया? आइसोथर्मल रह गया। समझ गए बात को? अब यहाँ जो वर्क डन हुआ ना रिवर्सिबल डायरेक्शन में, अब टॉपिक का मीनिंग समझो। टॉपिक में बोला जा रहा वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। हम इस ये कंप्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, कंप्रेशन में तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जा रहा। ठीक है, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको रिवर्सिबल ही बोलेंगे ना। तो अब रिवर्स डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन हो रहा है उस वर्क डन को हमको कैलकुलेट करना है। समझ गए बात को? तो सपोज दैट कुछ फार्मूला का, कुछ फिजिक्स के फार्मूला का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम अगर वर्क W लेना चाहें तो W इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो हम हाँ F डॉट dx, ठीक ही बोला, तो हम डायरेक्ट वही ले लेते हैं ना, हम F dx ले लेते हैं। dW इक्वल टू हम F dx ले लिए, हम D लिए हैं, स्मॉल चेंज का हम बात करें तो dW इक्वल टू F dx हम ले लिए। क्लियर है? अब एक बात हम लोग और जानते हैं, क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। ये सब कोई जानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जब प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो अब अगर हम चाहें तो इस F के इक्वल में इस PA को यहाँ पर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको क्या मिल जाएगा? तो सर हमको मिल जाएगा dW इज इक्वल टू F नहीं, PA dx, PA dx। समझ गए बात को? अब यहीं पर इसी dW को, ये जो A dx है ना, इस A dx को मान लिया जाता है डेल्टा V। ठीक है, अब सर ये A dx को डेल्टा V कैसे मान लेंगे? ऐसे मान लेंगे मतलब मान लेंगे नहीं, होता है। कैसे होता है? देखो सिंपल सी बात है। A क्या है? एरिया है। एरिया हम किसका लेंगे? जो प्रेशर लगा रहा है उसका लेंगे। प्रेशर कौन लगा रहा? पिस्टन लगा रहा। ठीक है, तो मान लो उस जो पिस्टन है, स्फेरिकल पिस्टन है हमारा, जो प्रेशर लगा रहा उसका एरिया A है। अब एक बात समझो जरा, एरिया है A, तो हम इधर साइड यहाँ नहीं लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन मेरा गड़बड़ हो जाएगा, हम इधर लेकर आते हैं। ठीक है, अब एरिया A है तो एरिया का यूनिट क्या होता है? ले लो मीटर स्क्वायर, या तुम सेंटीमीटर मानो तो सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। ठीक है, मान लो मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये dx क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये किस में होगा? तो ये होगा तुम्हारा मीटर में। सिंपल सी बात है। अगर मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर में डिस्टेंस हम लेंगे, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर में लेंगे। समझ गए ना? डिस्टेंस को हम मीटर में लेंगे। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा बोला करेंगे।
तो dx इज इक्वल टू m हो गया। तो बाबू यहां पर क्या है तुम्हारे पास a dx, तो a dx मतलब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, डेट मीन्स के मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब तो वॉल्यूम आ गया ना, मीटर क्यूब मतलब क्या वॉल्यूम, तो हम यहाँ ले लिए वॉल्यूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए बात को। तो हम यहाँ पर dw इक्वल टू पी ए डी एक्स के जगह हम dw इक्वल टू क्या ले लिया, पी डी भी ले लिया। इसी को हम लोग पी डेल्टा भी बोल देते हैं, डी को डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। तो ये पी डेल्टा भी हो जाएगा, समझ गए। अब बात ऐसा है कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझें, क्या समझें, थोड़ा देर पहले हम लोग समझे थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो जो हीट होता है, जो हीट वगैरह में चेंज होता है, उसके कारण जो वर्क डन होता है वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, माइनस डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो अगर वो आप इसके पहले वाला याद है तो है, ठीक है, और नहीं है तो यहाँ भी क्लियर हो रहा कि वर्क डन बाय द सिस्टम ही हो रहा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा। तो रिवर्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा तो वर्क कौन कर रहा, सिस्टम कर रहा। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा तो वैसे भी डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डब्ल्यू का वैल्यू नेगेटिव होगा, समझ गए बात को ना। तो यहाँ पर माइनस पी डेल्टा भी लिखा जा सकता। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों लिखा गया, तो ड्यू टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ये आप कहीं नोट करते समय अपना रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, क्लियर है कि माइनस क्यों लिखा गया। हालांकि आप अपना समझदार है, समझ रहे हैं, चलेगा, क्लियर हुआ। अरे बोलो। अब देखो इसके बाद अब क्या करते हैं कि अब हमको यहां से ये जो W निकालना है, अब इसके लिए इस इक्वेशन को करते हैं डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस बाहर ले लेते हैं, पी डी भी, और अब डी भी है तो हमको लिमिट लेना पड़ेगा V1 से V2, ठीक है। V1 V2 मान लेते हैं, दो वॉल्यूम हमारे पास चेंज हो ही रहा, डेल्टा भी, तो V1 से V2 कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक बात समझो, क्या समझो, तो ये समझो कि वी नो डैट कि पी भी इक्वल टू होता है एनआरटी, होता है आइडियल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी भी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। देखो इस एक्सप्रेशन में आइडियल गैस इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, बस यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा बॉयल्स लॉ का भी जरूरत पड़ेगा। अब इस बार के सिलेबस में चैप्टर 5 नहीं होने की वजह से, ठीक है, एक आध लॉ ऐसा है जिसका जरूरत पड़ रहा बट हम लोग मे बी कि नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसको हम अलग से क्लियर कर देंगे, बट ये समझ में आ जाएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो पी भी इक्वल टू एन आर टी है, तो बाबू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी। तो हम इस पी के वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। तो जब वहाँ रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ अगर हम नहीं रखेंगे ना तो हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा ये कि यहाँ अगर हम डायरेक्ट एन आर टी को रख देते हैं तो एन आर टी सब का सब कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ पी का वैल्यू रखते हैं। तो देखो पी का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो गया हमारा माइनस V1 से V2, पी के जगह हो गया एन आर टी बाई भी डी वी, चलेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, तो एन आर टी को बाहर निकाल लेंगे और अब इसका इंटीग्रेशन हटाते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू बाहर निकल जाए, मतलब समझ गया ना, ये क्लियर है। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके अंदर जितना मोल होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि पिस्टन हम क्लोज करके रखे हैं, तो बाहर अंदर बाहर हुआ नहीं, क्लोज सिस्टम है हमारा, ठीक है। उसके बाद आर, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी, अब प्रोसेस ही आइसोथर्मल है तो टी तो कांस्टेंट ही होगा। तो ये जितना कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल लो, तो ये क्या बच जाएगा, तो सर बच जाएगा V1 टू V2 1 बाई भी डी वी, चलेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब समझना जरा, अब ये V1 टू V2 1 बाई भी डी वी, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई भी, अब पता नहीं ये तुमको फॉर्मूला ध्यान में है या नहीं है, बट ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई भी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग भी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसी को लोग लॉग बेस ई एक्स लेके चलते होंगे, ऐसे फॉर्मूला बताए होंगे मैथ वाले सर कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, हाँ एकदम पढ़े होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स होता है, फिर उस ई को वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में नेचुरल लॉग एल लेकर चलते हैं, लॉन भी बोलते हैं या नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है, ठीक है, अगर तुमको नहीं पता तो जान लो
ठीक है। और अगर पता करना है मैथ वाले टीचर से पूछ लो, ठीक है, ये होता है, समझ गए बात को। तो अब ये जो आपके पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इक्वल टू नेचुरल लॉग v, तो अब हम इसके जगह रख सकते हैं नेचुरल लॉग v। तो हमको क्या मिल जाएगा, w इक्वल टू माइनस nRT और नेचुरल लॉग v v1 टू मोड ले लेते हैं, मोड v1 टू v2। समझ गए बात को ना, 1/v के जगह ln v आ गया, ठीक है, ln v v1 टू v2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जरा, अब बात ऐसा है कि ये ln v v1 टू v2 जो हमारे पास आ गया, अब w इक्वल टू माइनस nRT, अब क्या करना पड़ेगा हमको? तो सर हमको करना पड़ेगा log v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ln v2 माइनस ln v1। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। तो w इक्वल टू माइनस nRT ln v2 माइनस ln v1। अब w इक्वल टू माइनस nRT, अब log a माइनस log b, log a बाई b, तो nRT ln v2 बाई v1। अब नेचुरल लॉग को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, ये भी जान लो, आगे हेल्प करेगा। हालांकि एक बात बता दें, ये 2.303 हम लोग वैल्यू मानकर कंसीडर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए वो जो 2.303 आता है ना, उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। बट हम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग वही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, और उसका कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। और मेनली अगर तुमको जानना हो कि कैसे कन्वर्ट होता है, तो मैथ्स के टीचर से कांटेक्ट करना, वो भी मैथ्स मतलब ये सब कोई नहीं बताएगा तुमको, एकदम जो प्रो लेवल का मैथमेटिशियन होगा ना वो बताएगा, ठीक है। हाँ, तो w इक्वल टू माइनस nRT ln v2 बाई v1, सही बता रहे हैं, ठीक है। देखो अब ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये 2.303 लॉग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे w इक्वल टू, उस 2.303 को आगे लाएंगे, तो माइनस 2.303 nRT, अब ये हो गया log v2 बाई v1। यही फॉर्मूला है जिससे बच्चे परेशान होते रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला है वर्क डन निकालने का, माइनस 2.303 nRT log v2 बाई v1। स्कूल वगैरह में बताया भी होगा, हो सकता है, पढ़ाया ही नहीं, अभी चैप्टर नहीं हुआ या हो गया ये नहीं हुआ? अच्छा, तो ये फॉर्मूला होता है। हाँ, वो अलग बात है, कुछ समझ में नहीं आता वहाँ, बट होता है, ठीक है। तो w इक्वल टू माइनस 2.303 log v2 बाई v1 चलेगा। क्लियर है यहाँ तक ना? तो डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हुआ ना? देखो अब एक बात और समझो, ये log v2 बाई v1 की जगह कहीं कहीं log p1 बाई p2 लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर प्रेशर के टर्म में लिया जाए तो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर भी तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर के टर्म में लेते हैं तो एक बात ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। इस बार बोर्ड वाले सिलेबस में गैसियस स्टेट ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे गैसियस स्टेट अभी पढ़े नहीं हैं, बट जब पढ़ेंगे, क्योंकि जेई का तो पूरा सिलेबस कवर करना ही है, तो गैसियस स्टेट पढ़ना ही है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए कंसिडर कर लो अगर नहीं पढ़े हो तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। तो यहाँ से अगर हम V2 बाई V1 निकालना चाहें तो ऑटोमेटिक तुमको क्या मिल जाएगा, P1 बाई P2। तो इस V2 बाई V1 की जगह हम रख देंगे P1 बाई P2। तो W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2, ये है फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। और यही है टोटल तुम्हारा वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अच्छे से समझ के नोट करोगे, पूरा खूब बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। नोट करो। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। लिखो, समझ के लिखना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक है। चलो बना लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन पहले ये मिटा देना।
लिखो 1 मोल ऑफ एन मोनोएटमिक गैस, 1 मोल, हाँ 1 मोल ऑफ एन मोनोएटमिक गैस monoatomic gas is expanded from state 1 to state 2, ऐसे like this, state 1 to state 2, लैंग्वेज में ही बोल देता, इतना मेहनत काहे करवाता समझ में नहीं आता है। देखो 1 मोल ऑफ मोनोएटमिक गैस है, मान लो आइडियल है, 1 मोल ऑफ मोनोएटमिक गैस है, ठीक है। स्टेट 1 से स्टेट 2 में एक्सपैंड हो रहा है, स्टेट 1 टू स्टेट 2। अब स्टेट 1 का कंडीशन है, तुम अब देखो यहाँ वॉल्यूम भी दिया है, बट वॉल्यूम एक ही दिया है, ठीक है। हाँ, तो V2 V1 हम लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि एक ही वॉल्यूम पता है, दोनों पता है नहीं हमको, ठीक है। V1 V2 नहीं पता है, बट P1 और P2 पता है। स्टेट 1 से स्टेट 2, तो स्टेट 1 हमारा हो गया, P1 हो गया 4 बार में दिया हुआ है, और P2 हो गया 2, ठीक है। तो P1 P2 फार्मूला लगा देंगे, और क्या फार्मूला लगेगा हमारा, कौन सा, ये वाला, -2.303। n का वैल्यू 1 दे दिया है, तो गया वो R ले लेंगे 8.314, ठीक है। अब इसमें कि कुछ गिवन है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही लेना पड़ेगा। वैसे तुम 8.3 भी लेके चल सकते हो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना लेके बढ़ा है, 8.3 लेके आप नो डाउट आराम से चल सकते हैं। ये 8.314 लेकर चला है, ठीक है। तो R का वैल्यू 8.314 ले लेना। T शायद क्वेश्चन में बोल दिया 300 केल्विन, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए थे। अच्छा, स्टेट 1 टू स्टेट 2 एट 300 केल्विन, बस एट 300 केल्विन। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देना है। 1.0 लिखा हो तो 1 ही हुआ। 1 मोल ऑफ मोनोएटमिक गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एट 300 केल्विन। उसके बाद ये ग्राफ गिवन है, हाँ, और फाइंड करना लिखा हुआ है, वर्क डन एज एंड ऑप्शंस है। आप कैलकुलेट करो, डायरेक्ट W निकालो, ठीक है। इस स्टेट का तुमको W निकालना है। क्वेश्चन अच्छा है। अब क्या होता है ना कि लैंग्वेज नहीं दिया है, ग्राफ में दे दिया है, तो बच्चा लैंग्वेज ना देखता है, ग्राफ ऐसा देखता है ना, तो कभी कभी बच्चा इसको देख के हो जाता कंफ्यूज, उसको टफ लगता है। कोई चीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो ना, तो लैंग्वेज के मुकाबले वो लगता है टफ, तो इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। बट टफ कुछ नहीं है, बोल दिया स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो P1 हम लेंगे स्टेट 1 को, P2 हम लेंगे स्टेट 2 को। वॉल्यूम तो मात्र एक दिया है, तो V1 V2 लेके हमारा काम चलेगा नहीं, चलेगा मतलब बन जाएगा। बनाओ log 2 का 0.301 log 2 आ रहा है इसमें ना। अच्छा 4/, हाँ आएगा log 2। आंसर वही गिवन है, -1 नहीं, सॉरी, एक मिनट। आंसर गिवन है तुम्हारा, कहाँ चला गया, -1729 जूल, 1729 जूल। तो 8.314 लेके चले हैं ना हम लोग, तो जूल में ही लेके चले हैं, ठीक है।
समझ गया ना कैसे बनेगा? बन भी गया होगा, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। क्योंकि 8.314 लेकर चलना है तो कैलकुलेशन होगा। -2.303, n का वैल्यू तो 1 है, r है तुम्हारा 8.314, t है 300 और log 4/2, तो वही हो गया। log 2 का वैल्यू 0.301 ले लिया यहाँ पर, और इस सबको 0.301 लेके सबको मल्टीप्लाई करते चलेगा। मल्टीप्लीकेशन है बाबू लंबा। तो आंसर गिवन है आपको 172, और कितना आया 29 जूल। ना ना ना, लॉग का वैल्यू गिवन नहीं होगा। लॉग का वैल्यू लॉग कम से कम 1 से 10, 1 का तो 0 होता है, 10 का 1 होता है, तो याद तुमको बीच का 8 रखना है। कम से कम log 2 से log 8 तक तुमको याद होना चाहिए। हाँ, वैसे तो लोग बोलते हैं कि बहुत याद करो, लॉग टेबल देखना सिखाते हैं, वो हम भी सिखा देंगे, देखना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन तुम 8 से 10 तक का याद रखोगे ना, log 2 से लेकर 9 तक का, तो फिर हम कोई भी लॉग तुमको ऐसे ही निकलवा देंगे, ठीक है। तो बस ना गिवन नहीं होगा, ये सारा दुनिया याद रखता है, ठीक है। तो log 2 से लेकर log 9 तक का, मतलब 1 से 10 मानो ना, log 1 से log 10 तक हम वैल्यू लिखवा देंगे, उसको याद कर लेना। फिर बाकी जितना उससे बड़ा बड़ा वैल्यू का भी जरूरत पड़ेगा ना, तुमको उतना ही दूर का बस याद रखना ना, हम उसी से निकलवा देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ा का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो एक अच्छा सा और क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, लिखना। ये बना ना सबका? लिखो 0.75 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 0.75 mole of an ideal gas expand at STP to 33.6 liter, 33.6 liter to give maximum work done, equal to and there are few options, ऑप्शन छोड़ो, आंसर लाओ सीधे, समझ गए? क्वेश्चन बस यही है। 0.75 मोल आइडियल गैस है, STP पर वो एक्सपेंड करके चला जा रहा है कितना, 33.6, जो हाँ 33.6 लीटर एक्सपेंड कर जा रहा। तो मैक्सिमम वर्क डन, W निकालना है, दिमाग लगाओगे? इनिशियल ना, गड़बड़ हो जाएगा, 22.4 नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, ये दिमाग बिल्कुल सही लगाया कि 22.4 लेंगे। 22.4 लेते हैं 1 मोल के लिए। हमारे पास मोल्स कितना है, 0.75, तो इनिशियल हम ले लेंगे 0.75 इंटू 22.4, ये सही होगा, समझ गए? 16 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेना। तो 0.75 इंटू 22.4, ये V1 हो गया हमारा, और V2 हो गया जो एक्सपेंड करके जा रहा हूँ 33.6, तो मिल गया V1 V2। बनाओ, थोड़ा लॉग में फंसोगे, पहुंचो पहले वहां तक, फिर मैं फोर रख के निकाल देते हैं। आया 144, ठीक है, अप्रॉक्स वही होगा। तो R का वैल्यू उसमें वो गिवन था तुम्हारा, R का वैल्यू कैलोरी में, तो कैलोरी में R का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारा वही आता। बट कोई बात नहीं, आप R का वैल्यू जूल में लेके बनाइए, चलेगा। तो -2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना गिवन है, 273 गिवन है, तब कोई कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। और log V2 तुम्हारा 33.6 है, यही है ना, और V1 हो गया 16.8। V1 16.8 इसलिए हो गया क्योंकि 0.75 मोल है एट STP, तो
तो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर होता है, तो 0.75 मोल के लिए 0.75 इंटू 22.4, तो 16.8 लीटर ये V1 था, एक्सपैंड करके चला गया 33.6 लीटर तक। क्लियर है? अब ये तुमको डिवाइड कर देना था, डायरेक्ट log 2 आ गया, और log 2 इज 0.301, ठीक है, और हो गया 2.303 इंटू 8.314 इंटू 273 इंटू log 2 का 0.301। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था, जो भी आया। अब क्वेश्चन में आर का वैल्यू, और क्वेश्चन में तुमको ऑप्शन जो दिया हुआ था वो बताना हम भूल गए, वो कैलोरी में दिया था। तो अगर ऑप्शन कैलोरी में है तो आर का सबसे इजी वैल्यू कैलोरी में ही होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ 8.314 के जगह तुमको क्या ले लेना था, 2 ले लेना था। तो 2.303 इंटू 2 इंटू 273 इंटू 0.301। ये थोड़ा कैलकुलेशन जो होगा ये तगड़ा आएगा हर केस में, ठीक है, क्योंकि अब इतना सारा यूनिट है, तो इतना सारा यूनिट है, एन आर टी ऊपर से लॉग, तो वो कैलकुलेशन तो आएगा ही। इसमें कितना आया, आर का वैल्यू जब 8.314 लिए तो माइनस 1178 जूल, ये सबका आ रहा 76 आ रहा। अच्छा, मतलब ये 76 के ऑलमोस्ट आ रहा। ये ऑप्शन में दिया हुआ 142। अब वो डिपेंड करता है कि लॉग का क्या वैल्यू लेके चला है, उस बेसिस पे। लिखो तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखो, 5 moles of an ideal gas 5 moles of an ideal gas at 300 Kelvin, 5 moles of an ideal gas at 300 Kelvin are allowed to expand isothermally from an initial pressure of 10 atm to the final pressure of 4 atm to the final pressure of 4 atm against a constant external pressure against a constant external pressure 1 atm। गजब, 1 atm। Calculate Q, W, डेल्टा U, बस रहने दो। कैलकुलेट Q, W एंड डेल्टा U। Q, W एंड डेल्टा U बनाएंगे। एक बात जरा बता दे तुमको, हम ध्यान देना। क्या? डेल्टा U 0 होगा। चलो कुछ तो फाइंड हो गया पहले ही, ठीक है, जो बचा आप उसको निकालना, ठीक है। अब एक बात समझो जरा कि बात ऐसा है ना कि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर टर्म यूज किया गया है। अब सर एक्सटर्नल प्रेशर किसको कंसीडर करेंगे, तो एक बात ध्यान देना, इसका जो हम फॉर्मूला यहाँ लिख के चलते हैं P, इसके पहले जो हम फॉर्मूला लेते हैं W इक्वल टू माइनस पी डी भी या डेल्टा भी जो भी है, ये जो P होता है ना यहाँ पर,
इसी को एक्सटर्नल प्रेशर कहा जाता है। तो कहीं कहीं तुमको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, ठीक है। हाँ, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर का बात कर रहा है डेट मीन्स यही पी एक्सटर्नल प्रेशर का बात कर रहा है, जो प्रेशर उस पिस्टन के ऊपर लग रहा था ना अंदर से, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। चलो बनाओ जरा। चलो बताते हैं। तुमको कंडीशन जो दिया हुआ है उसमें तुमको क्या क्या गिवन है। एक प्रेशर तुमको दिया हुआ है 4 atm, है ना, और एक प्रेशर तुमको दिया हुआ है 10 atm, और एक्सटर्नल प्रेशर साथ में दिया हुआ है, पहला 10 है, और एक्सटर्नल प्रेशर तुमको दिया हुआ है 1 atm। क्लियर है। और तुमको निकालना है बाबू डेल्टा ए डेल्टा यू माइनस डब्लू और क्यू, पर डब्लू निकालना तो सब निकल जाएगा। तो डब्लू इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाए तुम लोग, P1 बाई P2 वाला। देखो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी लगा सकते हैं, हाँ, डेल्टा भी मतलब W इक्वल टू माइनस पी, और माइनस पी मतलब कौन सा, एक्सटर्नल प्रेशर, डेल्टा भी मतलब V2 माइनस V1, चलेगा, ध्यान देना इधर। तो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 हो गया। अब PV इक्वल टू NRT, तो V इक्वल टू NRT बाई P, ठीक है। इसके लिए NRT बाई P1 और इसके लिए NRT बाई P2, मतलब ये कि W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, V2 के जगह हम लिख देते हैं क्या, NRT बाई P2, और V1 के जगह NRT बाई P1। इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखो NRT कॉमन निकाल लेते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू NRT 1 बाई P2 माइनस 1 बाई P1। चलेगा, काम हो गया अपना। अब क्या निकाल लेंगे, सब कुछ पड़ा हुआ है सामने। माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर माइनस 1, मतलब 1 है, माइनस लगे क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm गिवन है तुमको। एन का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स का बोला गया है, 5 मोल है, ठीक है, तो इंटू 5, और आर का वैल्यू हमको लगता है कि किलो जूल में ही दिया हुआ है, इसमें कैलकुलेशन अपने मन से तो कुछ है नहीं, तो बस जूल में, तो वही ले लेंगे, जूल में 8.314। टेम्परेचर कितना गिवन है, 300। वाह, कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनाया हुआ है, बट होगा नहीं आसानी से। 1/4 माइनस 1/10 चलेगा। अब अपना काम आसान हो गया, अब इसको कैलकुलेट कर ले, बन जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ 1870.55 दिया हुआ है, माइनस 1870.55 जूल, ये दिया हुआ है क्या, W। अब ध्यान देना, एक बार इसको कैलकुलेट करके तुम लोग देख लेना, अब लंबा चौड़ा टाइम जाएगा, बट ज़रा देख लो कि हमको निकालना क्या किया था। W निकालना था, मान लो W इतना आ रहा, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे आए तो बता देना, मान लो W इतना आया हमारा, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, Q निकालना है, तो W इक्वल टू क्या, Q इक्वल टू क्या, माइनस W। ये तो सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डेल्टा U 0 ले लिए तो Q इक्वल टू माइनस W। तो Q इक्वल टू जब माइनस W हो गया तो Q इक्वल टू 1870.55 जूल, समझ गए। और डेल्टा U निकालना था, वो तो पहले से डिसाइड है कि जब प्रोसेस आइसोथर्मल है तो 0 होगा। इवन प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा U डेल्टा H भी गिवन रहता ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था डेल्टा H, हम वहाँ पे रुक गए क्योंकि हमको पता था सब 0 होगा, तो डेल्टा H भी 0 होगा, ठीक है। डेल्टा U 0 तो डेल्टा H भी 0, ठीक।
ये कैलकुलेट एक बार करो तो जरा, ये एक बार देख लो कितना आ रहा। ये 18706.5 ही है जो आ रहा आप लोग का, वो गलती से हम ही 55 लिख दिए। चलो फिर तो कैलकुलेशन पर यहाँ ही गया। -1 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300। वैसे इसको एलसीएम वगैरह लेके भी तुम कर सकते हो, बट डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि 0.25 माइनस 0.1, तो ये हो गया तुम्हारा 0.15। कैलकुलेट करके देख लेना, ये W आ जाएगा, और जब ये W आया तो ये Q हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो।